दोस्तों, आज की कहानी है मुफ्त की रोटी। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे दोस्तों के सामने बार बार खांसी मत किया करो। अच्छा लगता है क्या कोई घर में आए और तुम हर समय खांसती रहो? तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी खांसी की आवाज़ से परेशान होकर मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चले गए। और एक दोस्त यह भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी गई नहीं क्या? कहीं उन्हें कोई गंभीर रोग तो नहीं? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और रितेश, तेरे परिवार का ध्यान रख, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे परिवार को कुछ रोग ना हो जाए। माँ, आप अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला कीजिए। रितेश गुस्से में अपनी माँ लीलावती से बोला। पीछे से रितेश की पत्नी नीला भी बोली, रितेश, मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर इनके कानों में तो जूं तक नहीं रेंगती। पूरे घर में यूं ही खांसते खांसते घूमती रहती हैं। इन्हें तो यह भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी करनी चाहिए। घर में 2 छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम इनके बारे में ही सोच लेती, मगर नहीं, इन्हें अपने कमरे में एक जगह बैठा नहीं रहा जाता। लीलावती जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और ना ही मेरे लिए पैसे हैं। घर की इलाज कर कर के थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा कहते हो कि खांसी मत खाओ। भला खांसी कोई जानबूझकर करता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर को दिखा लाओ, मगर तुम दोनों को इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ? नीला हाथ जोड़कर बोली, माँ, आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ, नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करें या आपके पीछे पैसे लुटाएं। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। लीलावती जी बोली, बहू, अब तक तो सारे घर के काम तुम मुझसे ही करवाती आई हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है मैंने, घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालती आई हूँ मैं। मगर आज जब इतने दिनों से यह बुढ़िया खांसते जा रही है तो किसी को रत्ती भर भी फिक्र नहीं है मेरी। रितेश बोला, माँ, नीला बिल्कुल सही कह रही है, आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। लीलावती जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वह सुनते तो जीते जी मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वह अपने बुढ़ों को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने यह सब कह के साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लीलावती जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है? अभी 4 दिन पहले की ही बात है, जब लीलावती अचानक नीला के कमरे में पहुँच गई थी, तब अचानक लीलावती जी को देखकर नीला के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की चैन का डिब्बा गिर गया, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे नीला, यह गिफ्ट तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से। नीला ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और सकपका कर बोली, माँ जी, आप मेरे कमरे में क्यों आ गई? क्या काम था? मुझे बाहर ही बुला लिया होता। लीलावती जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए? क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं? आज मैं बेटे पर इतनी बोझ बन चुकी हूँ, वह मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च हो जाता होगा? लगभग 4 या 5 साल से मैंने तो एक साड़ी भी नहीं खरीदी है, उल्टा घर का सारा काम करती हूँ वह अलग। फिर भी इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। यह सोचकर वह बहुत रो रही थी। इतने अपशब्द सुनने के बाद उनकी हिम्मत हारने लगी थी। उसे रितेश के बचपन के दिन याद आ गए। रितेश माँ लीलावती और पिता रघुवीर जी का लाडला बेटा था। रघुवीर जी कहते, देखना लीलावती, एक दिन रितेश पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। रितेश केवल 10 वर्ष का था और रघुवीर जी का निधन हो गया, मगर लीलावती जी ने कढ़ाई सिलाई का काम कर रितेश की पढ़ाई पूरी करवाई
आगे चलकर रितेश का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे पढ़ाई तो पूरी कर ली मगर नौकरी नहीं की और खुद का व्यवसाय खोला। लीलावती जी ने रितेश की शादी करवा दी। शुरुआती दिनों में तो सब ठीक चल रहा था मगर धीरे धीरे बहू नीला ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए हैं। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर काम छूना तक छोड़ दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने लीलावती जी के कंधों पर डाल दी। लीलावती जी के कुछ कहने पर नीला बात का बतंगड़ बना देती और रितेश के कान भर देती। धीरे धीरे रितेश भी नीला के रंग में रंगने लगा था और लीलावती जी को जो मुंह में आता वह बकने लगा। लीलावती जी तो पहले से ही अकेली हो चुकी थी मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास रहने वाली उनकी सहेली कमला घर आ गई। वह लीलावती से बोली, खुशखबरी है लीलावती, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं जो हम जैसे बड़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी है। सुना है थोड़े दिन यहाँ भारत में ही रहेंगे ताकि हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सकें। लीलावती जी खुश होकर बोली, क्या वह मेरा भी इलाज करेंगे कमला? कमला बोली, मैं भी सुबह से उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ। लीलावती तू अभी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी है। लीलावती जी कमला के साथ उस डॉक्टर दंपत्ति के पास पहुंचती है और अपना इलाज करवाती है। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वह लीलावती जी से कहती है, माँ जी आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है, आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा। अगर आपको सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेट कर कीजिए। लीलावती जी कहती है, मेम साहब मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करती है। ऐसे सारे काम तो मुझे करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेटकर तो मेरा दम ही घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, लीलावती जी आपको इस उम्र में बहू के होते हुए सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। आप देखिए आपको कितनी ज़्यादा खांसी हो गई है जो रुक ही नहीं रही। फिलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दे दी हैं मगर आपको 1 हफ्ता रोज़ यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलावों को देख पाऊँ। शायद आप जानती नहीं, 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा भी हो सकती है। लीलावती जी बोली, डॉक्टर साहिबा वैसे भी जान की किसको पड़ी है? मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन? खांस कर बुरा हाल हो गया था इसलिए आ गई थी इलाज करवाने, वरना अपने आप से लगाव तो कब का खत्म हो चुका है। लेडी डॉक्टर को लीलावती की बातों से आभास हो चला कि वह बहुत दुखी है। लीलावती जी अब रोज उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम सीमा है और वह दोनों पति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिन समाज सेवा करके वापस अमेरिका लौट जाएंगे। लीलावती जी की सीमा जी से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। सीमा प्यार से लीलावती जी को बा नाम से संबोधित करती। लीलावती जी डॉक्टर सीमा के बेटे तरुण को भी खूब प्यार करती थी और कभी कभी उनके लिए घर से कुछ पकवान बनाकर भी लाती जो तरुण को बहुत पसंद आते। लीलावती जी ने डॉक्टर सीमा को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लीलावती जी बोली, सीमा जी यदि आप न होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मेरा बेटा तो मुझ पर चवन्नी भी खर्च नहीं करना चाहता। सीमा बोली, माँ जी ऐसे बहू बेटे को तो आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। कलावती जी बोली, बेटा अब इस उम्र में मैं क्या सबक सिखा पाऊंगी? सीमा बोली, माँ जी आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है ताकि वह किसी पर निर्भर न रहें और ऐसे बेटे बहू को यह भी दिखा देना चाहिए कि वह अपने माँ बाप को कमज़ोर समझने की गलती ना करें। लीलावती जी को सीमा जी की यह बात बिल्कुल सही लगी। सीमा कलावती जी के जाने के बाद सोचने लगी कि काश मैं बाकी कुछ मदद कर पाती। तरुण लीलावती जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। यह देखकर सीमा ने लीलावती जी से
हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने को कहा। सीमा बोली, माँ जी, हम दोनों दंपत्ति का तो अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहाँ आकर मेरे बेटे और रसोई का काम संभाल ले तो अब आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ अपने ऐसे बहू बेटे के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। लीलावती जी तो पहले सोच में पड़ गई, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 8 साल दे दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए थे। वैसे भी ऐसे बहू बेटे के साथ रहकर अपना आत्मसम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाना। लीलावती जी ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि वह आत्मसम्मान की रोटी खाना चाहती थी। सीमा ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। सीमा ने लीलावती जी में एक आस जगाई थी, जिससे लीलावती जी बहुत खुश थी। सीमा के पति विवेक वापस अमेरिका जा चुके थे। बस सीमा लीलावती जी को साथ लेकर जाना चाहती थी, तो बस पासपोर्ट बनने का इंतजार हो रहा था। थोड़े ही समय में सारी प्रक्रिया खत्म हो गई और लीलावती जी हमेशा के लिए सीमा के साथ यहाँ अमेरिका चली आई। नीला बोली, अच्छा हुआ बाला टली। बुढ़िया यहाँ वैसे भी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही थी। लीलावती जी अमेरिका में जाकर वहाँ रच बस गईं। पूरे दिन तरुण और रसोई का काम संभालती और बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती। लीलावती जी के खुद के बहू बेटे ने कभी उनकी खबर तक नहीं ली, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर पति पत्नी जी ने लीलावती जी को माँ की तरह सम्मान दिया। सीमा ने लीलावती जी को अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर लीलावती जी ने कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद नहीं किया। लगभग 15 वर्ष हो गए लीलावती जी को अमेरिका में कि एक दिन अचानक उसके बेटे रितेश का फोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू नीला को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारा हर पल तिरस्कार किया, यह सब उसी की सजा है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। लीलावती जी इतने साल बाद बेटे की आवाज़ सुनकर कुछ देर तो कुछ बोली ही नहीं, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज रह सकती है। वह बोली, मेरे बचाए पैसों से कुछ पैसे भिजवा दूंगी ताकि तुम नीला का अच्छे से इलाज करवा पाओ। रितेश बोला, माँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। लीलावती जी ने फ़ोन रखकर सोचने लगी, इतने सालों बाद बेटे का फ़ोन आया, वह भी ज़रूरत के लिए। खैर, उन्होंने सीमा से कहकर अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए निकलवाए और जो उन्होंने जमा कर रखे थे और भारत अपने बेटे को भिजवा दिए। नीला का इलाज उन पैसों से करवाया गया जो रितेश और नीला कभी अपनी माँ को सम्मान न दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा पाए। लीलावती जी अमेरिका में बहुत खुश थीं, क्योंकि वह आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी, ना कि बेटे और बहू के टुकड़ों पर पल रही थी। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि जिंदगी उन्हें यह नया मौका देगी। वह तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब पूरी जिंदगी बहू बेटे के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर भगवान ने उन्हें फिर से नया मौका दिया था, नई जिंदगी दी थी जो वह आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर कर रही थी। दोस्तों, हमें अपने घर के बुजुर्गों का बहुत सम्मान करना चाहिए, ना कि उन्हें इतना मजबूर कर देना चाहिए कि उनका प्यार हमारे प्रति हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और कभी भी किसी को इतना कमज़ोर नहीं समझ लेना चाहिए कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस भगवान ने हम सब धरती पर भेजा है, उन्होंने हमारे लिए इंतजाम भी कर रखा है। हम अपने घर के बड़े बूढ़े को इतना मजबूर भी मत कीजिए कि अपने कमरे में जाकर उन्हें इज्जत की रोटी की खोज में निकलना पड़े। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।